आइए दोस्तों कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं जिसमें हम लोग कवर करेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न, दीर्घोत्तरीय प्रश्न। कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं पिछले सालों में, तो फटाफट इनको रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि कालीबंगा पुरस्खल उत्खनन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो कालीबंगा पड़ता आपका राजस्थान में, मानचित्र में पूछने के आ जाएगा, पूछ लेगा। तो इसमें जो कालीबंगा के उत्खनन करता हैं वो बीबी लाल हैं, ठीक है, बीबी लाल और अमलानंद घोष के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे देखिए काली है, तो महसूस करें कि आपकी बीबी जो है वो बीबी कैसी है, वो भी काली है, और आप उसे देखकर लाल लाल हो जाते हैं, तो यहाँ पे बीबी लाल याद कर सकते हैं, ठीक है। अगर इतना भी याद कर लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, इतना ले देंगे तब भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो काली, बीबी कैसी है, काली है, और आपके देख कर कैसे क्या क्या हो जाते हैं, लाल लाल हो जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए अगला है यहाँ पे लोथल पुरा स्थल के बारे में चर्चा हम लोग कई बार कर चुके हैं। लो बेटा, लो बेटा दिल 55 का है या सार राव का है 55 का, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है, यहाँ पे सब मिक्स इसी में है, तो एक एक करके समझेंगे। मोहनजोदड़ो विशाल स्नागार का संक्षेप में वर्णन कीजिए, तो इसके बारे में चर्चा हम लोग कर चुके हैं। यहाँ पे एक बार देख लीजिए फटाफट कि मोहनजोदड़ो में जो विशाल स्नानागार था वो मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार ने ग्रेट बाथ के नाम से जाना जाता है। एक महत्वपूर्ण संरचना थी, इसकी विशेषता कुछ इस प्रकार से दिया गया है। ये एक आयताकार जलाशय था जिसकी लंबाई लगभग 11.8 मीटर था, ठीक है, सॉरी 11.88 मीटर था, और चौड़ाई 7 मीटर था। अगर आपको ये नहीं याद रहेगा कोई बात नहीं, आप ले सकते हैं कि लंबा चौड़ा, ऐसे ले सकते हैं कि एक लंबा चौड़ा जलाशय था, ठीक है, लंबा चौड़ा जलाशय था, आप ऐसे भी लिख देना, ठीक है। अगला है यहाँ पे कि स्नानागार पक्की ईंटों को बना था, जल रोधक प्लास्टर भी लेपित किए गए थे, जैसे आज प्लास्टर होते हैं ना वैसे उस टाइम पे भी किया गया था। अगला है इसके किनारे सीढ़ियाँ भी बनी थी जिससे जल में प्रवेश किया जाता था। इसके चारों ओर कई छोटे छोटे कमरे थे, शायद ये वस्त्र बदलने के लिए उपयोग किया जाते थे। इसका उपयोग संभवतः धार्मिक अनुष्ठानों के लिए किया जाता था। तो इस प्रकार से विशाल स्नानागार के बारे में आप लिख सकते हैं कहानी की तरह। आप सोचिए कि आप जैसे जो से लोग नदी में नहाने जाते हैं ना, आप उसी को अपना इमेजिन करके अपना लिख दीजिए बना के, ठीक है। आगे देखिए हड़प्पा सभ्यता के पतन के जो है कारणों का उल्लेख करिए। तो हड़प्पा सभ्यता का पतन क्यों हुआ तो इसके बारे में लिखेंगे। पहला है पर्यावरण परिवर्तन हुआ होगा, जैसे नदियों का मार्ग बदला होगा जिसके कारण जो है ये सभ्यता पतन हो गया। अगला है यहाँ बाढ़ आया होगा, प्राकृतिक आपदा आई होगी जिसके कारण ये सभ्यता पतन हो गया। लिखिए बना कहानी, कोई दिक्कत नहीं है। अगला यहाँ पे अगला लिखेंगे कि कुछ लोग आक्रमण किए होंगे, ठीक है, तो आर्यों का आक्रमण माना जाता है कि वहाँ पे उसका जो है नष्ट होने का कारण, ठीक है। अगला यहाँ पे आंतरिक संघर्ष और आर्थिक गिरावट, यानी जो व्यापारी वगैरह थे उनमें गिरावट आ गया और संघर्ष बढ़ गया धीरे धीरे और सब वीरान होते चले गए। कृषि उत्पादन में कहीं की कमी देखने को मिली, भूमि जो है उर्वरता शक्ति कम हो गई और फिर धीरे धीरे लोग प्लान करने लगे, उस छोड़ को दूसरे स्थान पर चले गए होंगे, ठीक है। अगला इसके आप यहाँ पे क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की पूर्ण विशेषताओं को बताइए। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं, इसकी भी बारे में चर्चा कई बार कर चुके हैं लेकिन ये क्वेश्चन रिपीट किया है यहाँ पे, तो देख सकते हैं किस प्रकार से इसके बारे में लिखेंगे। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता में लिखेंगे पहला नगर नियोजन, यानी नगर पर आधारित था। दूसरा दुर्ग और निचला शहर होता था। इस प्रकार से डायग्राम बना सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे जो किला होता था वहाँ दुर्ग होता था, जो ऊपर पहाड़ी पर बसता था उसे दुर्ग कहते थे। यहाँ पे जो नीचे होता था ये आपका नीचे यहाँ पे निचला शहर होता था जहाँ पे सेना, मजदूर या फिर जो समाज के लोग थे वो रहते थे। यहाँ पे राजा महाराजा रहते थे, ठीक है। आगे इसमें देखिए नेक्स्ट है कि पक्की ईंटों की इमारतें बनाई जाती थी, जल निकासी की अच्छी व्यवस्था थी, व्यापार हुआ करता था, धार्मिक मान्यताएं कुछ वहाँ पे थी, कुछ लिखन सामग्री वहाँ से मिली है, जो लिखित सामग्री मिली है उसे पढ़ा नहीं जा सका है। तो ये सब क्या है, इसकी विशेषता है, अपने शब्दों में एक बार समझ के उसको लिख सकते हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख तत्वों का निरूपण कीजिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता में वही क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया जो क्वेश्चन ऊपर है, ठीक है। दोनों का मतलब सेम है, बस प्रश्न अलग अलग पूछा गया है। आगे यहाँ पे अगला आता है क्वेश्चन, यहाँ पे मौर्य साम्राज्य के 4 प्रमुख राजनीतिक केंद्रों का नाम बताइए। तो 4 प्रमुख जो राजनीतिक केंद्र हैं उसमें आपका ये है पाटलिपुत्र, जो मुख्य राजधानी थी पाटलिपुत्र, प्रेजेंट टाइम में पटना वाला क्षेत्र है, ठीक है। तक्षशिला था, जो तक्षशिला विश्वविद्यालय के नाम आपने सुना होगा, ये जो है शिक्षा का एक प्रशासनिक केंद्र भी माना जाता था। एक इसके बाद है उज्जैनी। उज्जैनी जो है पश्चिम भारत का नियंत्रण करने के लिए बनाया गया था, उज्जैन के नाम से जानते हैं। इसके बाद सुवर्णगिरी ने दक्षिण भारत में प्रशासनिक केंद्र बनाया गया था सुवर्णगिरी के नाम से। तो ये हो गया 4 स्थल, ठीक है। इसके बाद है प्रयाग प्रशस्ति, जो है संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये लघु उत्तरीय क्वेश्चन में आ सकता है या फिर आपके
अतिलघु में पूछा जा सकता है। तो प्रयाग प्रशस्ति के बारे में भी चर्चा कर चुके हैं। इसके बारे में यहाँ पे देखिए क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, इलाहाबाद प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ के नाम से भी पूछ सकता है। तो इसको ध्यान रखेंगे, इलाहाबाद स्तंभ पूछे या प्रयाग प्रशस्ति पूछे, दोनों का मतलब एक है। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति जो है ये लिखा किसने है, तो जवाब होगा हरिश्चंद्र ने लिखा है। ठीक है, हरिश्चंद्र ने लिखा है, चर्चा इसके बारे में कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए सेंटेंस लिखा गया है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की महाजनपद की प्रमुख विशेषताओं को बताइए अथवा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत के महाजनपदों का वर्णन कीजिए। यानी 16 महाजनपद हैं, उसके बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में आपको बताना है। तो देखिए जनपद के बारे में क्या होता है, यहाँ पे जनपद मतलब जिला होता है। ठीक है, और यहाँ पे कई सारे जिलों को जब मिला दिया जाए तो महाजनपद बन जाता है। जैसे आज क्षेत्र में राज्य होते हैं, जैसे यूपी की बात करें तो यूपी में 75 जिले हैं, तो इस प्रकार से महाजनपद है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे राजनीतिक संगठन कैसा होता था। यहाँ पे महाजनपद के गणराज्य जो थे वहाँ पे, जैसे वैशाली है, राजशाही शासन था, मगध में जो है इस प्रकार से बटे हुए थे। यानी आपको महाजनपद को ऐसे बताना है कि जैसे कहानी में राजा रानी की कहानी है, उस टाइप का बताना है आपको, कि वहाँ पे जो महाजनपद होता था, हर महाजनपद में अपना जो है एक राजा होता था, वहाँ पे उसका शासन प्रशासन चलता था, ऐसे अपना बना सकते हैं। दूसरा पॉइंट है अस्थायी राजधानी। हर महाजनपद की अपनी एक राजधानी हुआ करती थी, जैसे आज के डेट में हर राज्य की राजधानी है, वैसे ही उस टाइम पे भी हर महाजनपद की अपनी एक राजधानी होती थी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे लिखते हैं कर प्रणाली जो थी, कर व्यवस्था उस टाइम पे भी चलती थी, कृषि व्यापार श्रम पर कर लगाए जाते थे, सेना और प्रशासन रखे जाते, जैसे हर जिले का जो है पुलिस प्रशासन होती है, वैसे वहाँ पे सेना प्रशासन हर महाजनपद का हुआ करता था। ठीक है, आर्थिक विकास में इसमें कृषि व्यापार लोहा उद्योग सिक्का प्रचलन ये सब जो है इसमें चलता था। तो आप ऐसे कहानी की तरह अपने इतिहास के शब्दों में लिखना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व महाजनपद के जो प्रमुख महाजनपद थे वो कौन थे। तो मगध जो था वो सबसे शक्तिशाली महाजनपद माना जाता था। ये बिंबिसार और अजातशत्रु के शासन में उन्नत हुआ था। फिर यहाँ पे है कौशल। कौशल जो है यहाँ पे शक्तिशाली महाजनपद था, और अयोध्या नहीं बल्कि यहाँ श्रावस्ती होगा, श्रावस्ती जो है इसकी राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, इसके बाद वज्जी संघ है, वैशाली जो है राजधानी इसकी थी, ये गणराज के नाम से जाना जाता था। अवंती उज्जैनी या उज्जैन इसकी राजधानी थी। कुरु या चाल जो थे ये उत्तर भारत के कुछ स्थित ऐसे क्षेत्र थे। तो कुछ ऐसे महाजनपद के नाम थे जो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पे इस प्रकार से देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे मौर्य प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं के बारे में ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए फटाफट इनको जो है रिपीट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। मौर्य प्रशासन के प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताना है, तो यहाँ पे लिखेंगे मौर्य प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं में पहला राजा जो था, यानी मौर्य शासन का केंद्र राजा होता था, जो सबसे सर्वोच्च होता था। दूसरा पॉइंट, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद भी उस टाइम पे हुआ करते थे। अगला है प्रशासनिक केंद्र। प्रशासनिक केंद्र में लिखेंगे मौर्य साम्राज्य के कई प्रांतों में बांटा गया था, जो पाटलिपुत्र, तक्षशिला और उज्जैन या सुवर्णगिरी के नाम से जाना जाता था। अगला इसमें आप लिख सकते हैं कि उस टाइम पे जिला और ग्राम प्रशासन भी हुआ करते थे। ठीक है, नेक्स्ट अर्थव्यवस्था और कर व्यवस्था भी अच्छी लगाई गई थी, और गुप्तचर विभाग भी बनाया गया था, सिंचाई की व्यवस्था भी की गई थी। तो आप मेन पॉइंट एक बार देख लीजिए, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा अपने शब्दों में आप बयां कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है यहाँ पे अगला क्वेश्चन, ऋग्वैदिक कालीन धर्म की विशेषताएं बताइए। तो ऋग्वैदिक कालीन की धर्म की विशेषता में आप लिख सकते हैं बहुदेववाद, यानी बहुत से देवताओं को माना जाता था ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, इसके बाद यज्ञ और अनुष्ठान का भी विशेष महत्व था इसमें। तो यज्ञ किया जाते, अनुष्ठान किया जाता किसी धार्मिक त्यौहार पे। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रकृति को सर्वशक्ति जो है शक्तिशाली माना जाता था, जिसमें सूर्य चंद्रमा वायु जल को देवता माना जाता था। आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास किया जाता था ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, पुरोहितों की भी भूमिका बहुत ज़्यादा थी उस टाइम पे, यज्ञ करवाने के लिए पुरोहित ही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। तो ये ऋग्वैदिक काल की कुछ विशेषताएं हैं जिसके बारे में आप लिख सकते हैं। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, बौद्ध जो है गौतम बुद्ध की शिक्षाएं। तो गौतम बुद्ध की जो शिक्षाएं थी इसके बारे में चर्चा पिछली वीडियो में कर चुके हैं, लेकिन हमारे फटाफट देख लीजिए। 4 आर्य सत्य उन्होंने बताया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि संसार में दुख है, यानी दुख जो संसार है वो दुखों से भरा है, और दुख का कारण भी उन्होंने बताया था तृष्णा, यानी लालच, यानी इच्छाएं जो हमारी है वो है, और तृष्णा का नाश करने के लिए दुख समाप्त हो सकता है, ये भी इन्होंने बताया था। और फिर इसके बाद इन्होंने कहा था कि दुख को हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए अष्टांगिक मार्गों का पालन करना होगा। ठीक है, 8 मार्ग बताए गए हैं जो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे दिए गए हैं। छोटा सा यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया गया है, और इसमें जैसे अहिंसा है, मध्यम मार्ग अपनाना,
निवारण करना, ये सब जो है कुछ पॉइंट है जिसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है अगला आपका पॉइंट, जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से सिद्धांत हैं। तो जैन धर्म के सिद्धांत में कहा गया है कि हमें हिंसा अहिंसा नहीं करनी चाहिए, यानी हमें किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए या फिर उसे हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। सत्य हमेशा बोलना चाहिए, अस्तेय यानी चोरी नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य यानी अपने इंद्रियों पे कंट्रोल करना चाहिए, अपरिग्रह मतलब जो है हमें ज़्यादा वस्तु अपने पास नहीं रखना चाहिए। तो ये कुछ प्रमुख सिद्धांत हो जाएंगे। इसके बाद जैन धर्म और बौद्ध धर्म में कुछ समानताएं थी। क्या समानताएं थी दोनों में? दोनों धर्म जो अहिंसा पर बल देते हैं, नहीं हिंसा करने की बात नहीं करते हैं। दोनों ने यज्ञ बलि और कर्मकांड का विरोध किया है। इन्होंने कहा कि ये सब गलत है, नहीं करना चाहिए। दोनों ने कहा कि दोनों ने तपस्या और आत्मसंयम को महत्वपूर्ण माना कि हमें तपस्या करना चाहिए और अपने आप में आत्मसंयम रखना चाहिए। नेक्स्ट, दोनों ने समाज को समानता पर बात की है। दोनों ने कहा कि जो समाज है वो समान है, कोई ऊंच नीच नहीं है। दोनों ने धर्म थे दोनों को विकास का एक ऐसा समय माना जिसमें वो विकास कर सके। तो इस प्रकार से इसके बारे में लिख सकते हैं, दोनों समानताओं के बारे में। इसके बाद आगे यहाँ पे हीनयान और महायान में अंतर बताइए। तो हीनयान महायान ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म आगे चलकर हीनयान और महायान में बन जाता है। तो हीनयान में क्या होता है, इसमें देखिए, इसे छोटा मार्ग कहा जाता है। इसमें व्यक्ति को स्वयं मोक्ष प्राप्ति की आवश्यकता होती है, ये छोटा मार्ग है। इसके बाद यहाँ पे है इसमें कि भगवान बुद्ध को गुरु मानना ही माना जाता था, ईश्वर को नहीं इसमें। ठीक है, और मुख्य रूप से श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड में ये प्रचलित है। वहीं अगर महायान की बात करें तो यहाँ पे ये बड़ा जो है मार्ग है। इसमें बोधि उत्सव पूजा करते हैं और भगवान बुद्ध के ईश्वर के रूप में माना जाता है। ठीक है, मुख्य रूप से चीन, जापान, तिब्बत में जो है ये प्रचलित है। आगे इसके बाद स्तूप, और जो है स्तूप क्या है, स्तूप क्यों बनाए जाते हैं। तो स्तूप जो है क्यों बनाए जाते हैं, देखिए इसमें स्तूप गौतम बुद्ध और उनके अनुयायियों की स्मृति में बनाए जाते हैं और इनमें बुद्ध के अवशेष और पवित्र जो धातु होती है वो रखी जाती है। कैसे बनाए जाते हैं, तो इसमें स्तूप को जो है अर्धगोलाकार गुंबद होता है, इस प्रकार से एक संरचना होती है। ठीक है, ऐसे गोलाकार ऐसे गुंबद होता है। ठीक, इस प्रकार से होता है, ऐसे बनाया जाता है। यहाँ पे गेट लगा होता है नीचे, तो यहाँ पे उसके ऊपर गुंबदनुमा संरचना होती है। चारों ओर पत्थर की रोलिंग और छत्रक होते हैं। छत्रक मतलब कि इस प्रकार से ऐसे टाइप का यहाँ पे होता है। और जैसे प्रसिद्ध है साचिक स्तूप सारनाथ का, अमरावती का स्तूप प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है, बौद्ध धर्म के जो प्रमुख सिद्धांत हैं। देखिए सिद्धांत जो हैं वो कभी न कभी मैच करते हैं जैन धर्म के और बौद्ध धर्म के। ठीक है, इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए हैं। क्वेश्चन देखिए रिपीट किया है, इसके बारे में चर्चा हम लोग कर चुके हैं। आगे आते हैं, खानकाह क्या है। तो खानकाह जो है, खानकाह सूफी संतों में रहने और उपदेश देने का स्थान होता था और यह सूफी संत अपने शिष्य को शिक्षा देते थे। यानी खानकाह एक ऐसा स्थान, जैसे स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो आप ऐसे ही स्कूल में जैसा जहाँ पे आप पढ़ने जाते हैं वैसे ही खानकाह एक ऐसा स्थान होता था जहाँ सूफी संतों को रहने और उनके उपदेश का स्थान माना जाता था। ठीक है, आगे इस पे क्वेश्चन है अगला कि सूफीवाद के मूलभूत सिद्धांत क्या हैं। तो इसमें मूलभूत सिद्धांत के बारे में चर्चा कर चुके हैं ऊपर ही इसके बारे में। ठीक है, आगे आते हैं, क्वेश्चन रिपीटेड होता है तो इस प्रकार से क्वेश्चन फिर से आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन कई बार आपको रिपीट मिलेगा। जैसे देखिए, भक्ति आंदोलन के उदय का क्या कारण है, इसके बारे में भी चर्चा ऊपर कर चुके हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे इसकी विशेषताएं भी देख चुके हैं हम लोग। कॉलन मैकेंजी कौन थे, ये भी रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, कॉलन मैकेंजी कौन थे। तो कॉलन मैकेंजी एक ब्रिटिश सर्वेयर या फिर जो अधिकारी थे जिन्होंने खोज की थी। ठीक है, हम्पी की जो है एक तरह से उन्होंने खोज करने में काफ़ी भूमिका निभाई थी। तो विजयनगर साम्राज्य में अवशेष में सर्वेक्षण में जो है हम्पी के खंडरों का जो है इन्होंने अध्ययन किया था। ठीक है, आगे इसके बारे में नेक्स्ट है, हम्पी की खोज कब और कैसे हुई। तो हम्पी की जो खोज है ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, 16वीं शताब्दी में नष्ट हो गई थी और कॉलन मैकेंजी 19वीं शताब्दी में सर्वेक्षण करके इसके अवशेषों को खोजा था। ठीक है, आगे इसमें है विजयनगर के सामाजिक और सांस्कृतिक दशा पर प्रकाश डालिए। तो सामाजिक दशा कैसी थी और सांस्कृतिक दशा कैसी थी, इसके बारे में आपको लिखना है। समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जातियों का प्रचलन था विजयनगर साम्राज्य में। यानी 4 वर्ण व्यवस्था थी जो आपके सामने यहाँ पे दिए गए हैं। महिलाएं जो थी कई क्षेत्रों में स्वतंत्र थी, लेकिन सती प्रथा जैसे कुप्रथाएं प्रचलित थी। व्यापार और शिल्पकार जो है समाज में महत्वपूर्ण स्थान होता
था। ठीक है, अगला यहाँ पे है सांस्कृतिक दशा के बारे में आप लिखेंगे। विजयनगर कला स्थापत्य अपने भव्य मंदिर के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, ये सांस्कृतिक दशा हो जाएगी। जैसे विट्ठल स्वामी मंदिर, हजार राम मंदिर, ठीक है, या फिर हजारा राम मंदिर। अगला है संगीत और साहित्य जो है इसका विकास हुआ, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ भाषा में रचनाएं की गई। नेक्स्ट है राजा कृष्णदेव राय स्वयं को एक विद्वान थे और उन्होंने अवमुक्त माल्यद जैसे ग्रंथों की जो है इन्होंने रचना की है। ठीक है, आगे दोस्तों यहाँ पे अगला है खानवा का युद्ध कब और कहाँ हुआ था। तो खानवा का जो युद्ध है ये 1927 में हुआ था। ठीक है, 1927 में राजस्थान में पड़ता है खानवा का युद्ध। और ये जो है किसके बीच में हुआ था, तो बाबर, मुगल सम्राट बाबर और राजपूत सम्राट जो थे जो है राणा सांगा के बीच में हुआ था। तो देखिए 26 में जो है 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था, प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है, फिर 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था, फिर 26 में के बाद 27 में खानवा का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो आप इसको याद कर सकते हैं रिलेट करके कि 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया। ठीक है, 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया। तो इस प्रकार से 26-27 दोनों डेट याद रहेगा। और दोनों जो है युद्ध ये बाबर के द्वारा लड़ा गया था, दोनों में बाबर की विजय हुई थी। हालांकि जो 1526 है इसमें इब्राहिम लोदी थे और 27 में जो है राणा सांगा थे। ठीक है, यही ध्यान रखना है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अबुल फजल संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो अबुल फजल के बारे में लिखना है आपको। तो अकबर के दरबार का एक प्रमुख विद्वान इतिहासकार और मंत्री थे। अकबरनामा और आईन अकबरी के लेखक भी अबुल फजल हैं। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि अबुल फजल ने क्या लिखा है, तो अकबरनामा और आईन अकबरी के लेखक जो है अबुल फजल को माना जाता है। इन्होंने अकबर के दीन इलाही धर्म को बढ़ावा दिया था। वे नवरत्नों में से एक थे। अकबर के प्रशासन और नीति निर्माण में काफ़ी भूमिका निभाते थे। तो अबुल फजल जो है, जैसे बीरबल आपने नाम सुना, अकबर बीरबल, ऐसे ही अबुल फजल भी नवरत्न में से एक थे। ठीक है, ये हो जाएगा। अगला यहाँ पे अकबरनामा जो है रचना किसने की है, तो देखिए क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है। अकबरनामा जो है अबुल फजल ने इसकी रचना की है। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन पे, सूर्य साम्राज्य के पतन के 2 कारण बताइए। सूर्य का मतलब यहाँ पे शेरशाह सूरी के नाम से जाना जाता है। तो सूर्य साम्राज्य यहाँ पे शेरशाह सूरी की अकाल मृत्यु 1545 में ये सबसे बड़ा कमजोर शासक बना देता है। ठीक है, दूसरा अकबर का उत्थान होता है और फिर जो है पानीपत का दूसरा युद्ध होता है 1556 में और सूर्य साम्राज्य को अंत कर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट आता है यहाँ पे अगला क्वेश्चन की मुगलों के विरुद्ध शिवाजी की सफलता के 2 कारण बताइए। तो इसमें लिखेंगे गुरिल्ला युद्ध जो है ये नीति अपनाई गई थी, यानी शिवाजी ने छापा मार युद्ध नीति अपनाई जिससे मुगल सेना जो है कमजोर पड़ गई। गुरिल्ला युद्ध का मतलब जैसे गुरिल्ला अचानक अटैक कर देता है उसी प्रकार से। ठीक है, प्रशासनिक दक्षता के बारे में बात करें तो प्रशासनिक दक्षता यानी कौशल, शिवाजी के प्रशासनिक ढांचा मजबूत थी, उन्होंने मजबूती से किलेबंदी और सेना तैयार की थी। तो ये 2 पॉइंट लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की सफलता के 2 कारण बताइए। तो मैंने भी आपको बताया कि 1526 में बाबर जो है और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध लड़ा गया था। तो क्यों सफल हुआ था ये आपको बताना है। तोप खाने और जो है तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किया गया था। तो यहाँ पे सेंटेंस बस आप इतना लिखिए, इसमें अपने सेंटेंस में लिखिए बाबर के पास आधुनिक किस्म के हथियार थे, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। और उससे जो वो जीत जाता है, इब्राहिम लोदी जो है सेना कमजोर पड़ जाती है। ठीक है, अगला यहाँ पे अनुशासित सेना, यानी जो बाबर की सेना थी अनुशासित थी या फिर संगठित थी या फिर जो है प्रशिक्षित थी, ऐसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे फिर क्वेश्चन शुरुआत होता है। यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप यहाँ पे देख पाएंगे। 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे कवर करने वाले हैं हम लोग। तो देखिए अकबरनामा क्या है, इस पर टिप्पणी लिखना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे अकबरनामा के बारे में। अकबरनामा एक ऐतिहासिक ग्रंथ है, ठीक है, जिसे अबुल फजल ने लिखा है। ये क्वेश्चन अब रिपीट हुआ है। यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा भाग दिया है, इसको छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आते हैं रैयत बाड़ी व्यवस्था बंदोबस्त क्या है। तो रैयत बाड़ी जो बंदोबस्त, इसमें लिखेंगे रैयत बाड़ी बंदोबस्त ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू की गई एक भूमि राजस्व प्रणाली है। इसमें इसे जो है थॉमस मुनरो ने 1820 में मद्रास और बॉम्बे में लागू किया था रैयत बाड़ी व्यवस्था। ठीक है, इसके बाद इसमें लिखेंगे इसके तहत किसानों ने रैयत को जमीन जो है स्वामी बनाया गया और फिर इसके बाद जो है वे सीधे सरकार को लगान चुकाते थे। ठीक है, वे जमींदारी की कोई भूमिका नहीं थी। इस प्रणाली में कर अधिक जो है अधिक कारण किसान कर्ज जो है कर्जदार हो जाते थे। दोस्तों इसमें आपको 2 पॉइंट लिखना है। रैयत बाड़ी का मतलब होता है इसमें कर लेने की व्यवस्था की गई थी, जिसमें जो जमींदार होते थे, जो जमींदारी प्रथा थी उसमें जमींदार को किसान कर देते थे। लेकिन जब रैयत बाड़ी व्यवस्था थी तो जो किसान थे वो
जो अपना कर देते थे वो सीधे सरकार को देते थे। यही इस पे पूरी कहानी है, ठीक है। आगे इसमें है इस्तिमरारी बंदोबस्त यानी अस्थायी भूमि प्रबंधन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो इसके बारे में चर्चा कर लिए हम लोग कि इस्तिमरारी या अस्थायी बंदोबस्त जो है ये 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में उड़ीसा और बंगाल बिहार में ये लागू किया गया था। इसमें जो है जमींदारों को अस्थायी मालिक बना दिया था भूमि का, ठीक है। और फिर जमींदार क्या करने, किसानों से कर वसूलने लगे। यही कोई कहानी है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, सहायक संधि जो है वो क्या है, इसके प्रमुख बिंदु क्या हैं। तो सहायक संधि जो है ये आपका लॉर्ड बेलेंजली के शासन के द्वारा शुरू किया था 1798 में, ठीक है। इसमें क्या था, इसके अंतर्गत भारतीय राज्यों को ब्रिटिश सेना रखने की अनुमति दी गई थी, एक सहायक संधि थी, ठीक है। अब इसमें क्या था कि इसमें ब्रिटिश राज्य के जो सेना होती थी उसका वित्तीय सहायता कौन देगा, जो वहाँ के भारत के जो रजवाड़े शासन थे वो देंगे। ब्रिटिश सरकार की राज्य है उसकी रक्षा करना इनका काम था, और राज्य जो है अन्य किसी विदेशी शक्ति से संधि नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है राज्यों के ब्रिटिश रेजिडेंट यानी प्रतिबंध जो है इनकी नियुक्ति किया जाता है। कहने का मतलब क्या है, मैं एक सिंपल भाषा में आपको बता दूं, जो सहायक संधि है यहाँ पे सहायक की बात हो रही है। जैसे जो वहाँ पे रजवाड़े शासन थे, रजवाड़े शासन को सहायता प्रदान करने के लिए, उनका साथ देने के लिए अंग्रेजों ने उन रजवाड़े शासन से जो राजा थे उनसे संधि की, उसे सहायक संधि कहा गया। अब भाई सिंपल सी बात, उन्होंने कुछ बातें रखी कि अगर हम आपको सेना देंगे, राजा से कहा गया कि अगर हम आपको सेना देंगे, ब्रिटिश ने कहा अगर आपको सेना देते हैं तो सेना का पूरा खर्चा आप उठाएंगे, उनका खाना पीना सब कुछ आप उठाएंगे। इस प्रकार से उन्होंने संधि रखी थी, ठीक है। ये इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के धार्मिक और सामाजिक कारण बताइए। तो धार्मिक कारण में इसमें आप 2 लाइन लिख सकते हैं कि अंग्रेज ने हिंदू मुस्लिम के रीति रिवाजों को सम्मान नहीं किया, पहला पॉइंट। दूसरा, सेना में अनफील्ड जो राइफल थे, जो बंदूक थी, उसमें कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। ये अफवाह फैली थी और सच में ऐसा भी था। धार्मिक स्थलों पर कर लगाए गए थे, जैसे मंदिर मस्जिद वगैरह में। अंग्रेजों द्वारा ईसाई धर्म का प्रचार जो है वो असंतोष बढ़ा। इस प्रकार से कहीं न कहीं ये जो है धार्मिक कारण हो जाएगा, ठीक है। अगला सामाजिक कारण में क्या ले सकते हैं, सामाजिक कारण में जाति प्रथा पर अंग्रेजों का हस्तक्षेप, लोग नाराज थे। और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी जो है इससे भी कहीं कहीं हिंदू समाज नाराज था। भारतीयों की प्रशासनिक पदों पर जो है दूर रखा गया, ठीक है। ये सामाजिक कारण हो जाएंगे। आर्थिक कारण में क्या लिख सकते हैं, भारी कर लगाए जाते थे, किसानों की हालत खराब हो गई थी। भारतीय जो कारीगर थे उनको व्यापार को काफ़ी नुकसान हुआ। अगला पॉइंट इसमें ले सकते हैं कि अंग्रेजों की जो नीति थी, जमींदारी नीति या फिर तालुकेदार की नीति, वो सब जो उससे परेशान हो गए थे, जनता त्रस्त हो चुकी थी। इसके कारण 1857 की क्रांति हो जाती है। अगला क्वेश्चन है काकोरी कांड कब और कहाँ हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काकोरी कांड जो है ये 1925 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ के काकोरी नामक स्थान पर हुआ था, ठीक है। लखनऊ के पास में पड़ता है। तो इस प्रकार से बस आप इतना लिखेंगे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। आगे इसमें बात करें जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में हुआ था, ठीक है। आगे यहाँ पे खिलाफत आंदोलन की मांग क्यों की गई थी, तो खिलाफत आंदोलन की मांग इसलिए की गई थी क्योंकि वहाँ पे ये दोनों भाई थे, शौकत अली, मोहम्मद अली, इन्होंने किया था क्योंकि तुर्की में जो थे मुसलमानों के धर्मगुरु खलीफा, उनको उनके पद को समाप्त कर दिया था ब्रिटिश ने। तो इसीलिए जो है ये आंदोलन की मांग की गई थी, ठीक है। आगे इसमें गांधी इरविन समझौता पर टिप्पणी लिखिए। तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में, ठीक है। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसमें कहा गया था कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त किया था जब समझौता हुआ था, ठीक है। समझौता हुआ था लॉर्ड इरविन के जो है साथ में। आगे इसमें लिख सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने राजनीतिक कैदियों को रिहा करने की बात कही थी, और इसके बाद भारतीयों को जो है समुद्री नौ बनाने की अनुमति दे दी गई, और गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हो गए थे, ठीक है। फिर इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। 8 अगस्त यहाँ पर रहेगा। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने इसकी शुरुआत की थी, किसकी, भारत छोड़ो आंदोलन की। और इसमें जो है करो या मरो का नारा दिया गया था। इसके प्रमुख कारण थे द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को जबरदस्ती शामिल करना, ये प्रमुख कारण माना जाता है। और कृषि मिशन जो है वो असफल हो गया, ठीक है। अंग्रेजों की दमनकारी नीति ये अपनाई गई, और फिर भारतीय जनता में स्वतंत्रता की भावना जो थी ये बढ़ी, और धीरे धीरे कहीं कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई, ठीक है। आगे इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन के जो है कारणों का विस्तृत जो है वर्णन
पालन, तो यहाँ पे देखिए अच्छे से किया गया है। वही जो क्वेश्चन यहाँ पे है उसी क्वेश्चन के यहाँ विस्तार में डिटेल में लिखा गया है, कैसे इस प्रकार से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, आगे जाते हैं, मेन मुद्दे की बात करते हैं। अब आपका क्वेश्चन सामने यहाँ पे कुछ इस प्रकार से दिखाई देंगे। 50 नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। तो ये 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप यहाँ पे देख पाएंगे। क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन क्या था, इसके प्रमुख कारण क्या थे। तो असहयोग आंदोलन जो है ये गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था और 1920 से लेकर 1922 तक चला था, क्योंकि 22 में चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। इसके बाद जो है ये समाप्त हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए क्या कारण थे। तो यहाँ पे देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड प्रमुख कारण माना जाता है। फिर इसके बाद रॉलेट एक्ट आया था। रॉलेट एक्ट में क्या था, इसमें इस कानून के तहत बिना मुकदमे को भारतीयों को गिरफ्तार करने की छूट दी गई थी भैया अंग्रेजों को, कि जाओ तो अगर कोई भारतीय षड्यंत्र रचता तो उसे गिरफ्तार कर लो। ये कौन सी प्रथा थी। तो इस प्रकार से यहाँ पे भारतीयों के अंदर असंतोष पैदा हो गया। खिलाफत आंदोलन भी इसका प्रमुख कारण माना जाता है और ब्रिटिश जो शोषणकारी दमन नीतियां अपना रही थी इसके कारण असहयोग आंदोलन जो है ये कारण माना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने पूछा जा सकता है कि वैदिक काल के सामाजिक और आर्थिक जीवन का वर्णन कीजिए। तो वैदिक काल के बारे में चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि वैदिक काल में यानी ऋग्वेद काल के बारे में वही चीज यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, सामाजिक जीवन कैसे था, वहाँ पे आर्थिक जीवन कैसे था, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद क्वेश्चन है ब्रह्म समाज के स्थापना, सिद्धांत और प्रभाव के बारे में आपसे पूछ सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी और इसका उद्देश्य सामाजिक और धार्मिक सुधार के लिए माना गया था। ये 1828 पॉइंट ध्यान रखेंगे। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। अब इसके प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से थे, तो देखिए लगभग सिद्धांत शिक्षाएं सबका मैच करता है। मूर्ति पूजा और अंधविश्वास का विरोध, पहला पॉइंट। एकेश्वरवाद और वेदों को सर्वोच्चता में विश्वास, इन्होंने भी कहा कि ईश्वर एक है। ठीक है, और वेदों को उन्होंने सर्वोच्च माना है। अगला पॉइंट इसमें है कि जातिवाद, सती प्रथा, बाल विवाह का इन्होंने क्या किया है, विरोध किया था। इसके बाद विधवा विवाह, महिला शिक्षा का समर्थन भी इन्होंने किया था कि जो है विधवा विवाह वो पुनः होना चाहिए। ठीक है, फिर समाज में क्या प्रभाव पड़ा, तो उसमें लिखेंगे समाज में क्या प्रभाव पड़ा। देखिए सती प्रथा को समाप्त करना योगदान में काफी योगदान इनका माना जाता है और सामाजिक जागरूकता पुनर्जागरण का आरंभ किया गया। महिला सशक्तिकरण और शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, आगे इसके बाद जो है यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रवाद उदय की प्रमुख कारण बताइए। तो भारत में राष्ट्रवाद उदय का जो प्रमुख कारण वो क्यों हुआ था, तो देखिए ब्रिटिश जो शोषणकारी नीति थी जिसके कारण किसान भारतीय मजदूरों को आर्थिक शोषण हुआ, ये उदय का कारण माना जाता है। 1857 का विद्रोह भी इसका कारण माना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो था वो स्वतंत्रता संग्राम के लिए मंच प्रदान करता था। नेक्स्ट है पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव, बहुत ज़्यादा पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव देखने को मिला, यानी अंग्रेजी थोपा जाता था भारतीय के ऊपर जबरदस्ती। तो इस प्रकार से कहीं न कहीं एक राष्ट्रवाद उदय का माना जाता है। अगला है अखबारों और साहित्य में योगदान, यानी बंगाल के जो नवजागरण स्वदेशी आंदोलन थे उसमें राष्ट्रवाद का बढ़ावा दिया गया। तो इस प्रकार से कहीं कि ये राष्ट्रवाद उदय का कारण माना गया। ठीक है, इसके बाद 45 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 1935 में अधिनियम की जो प्रावधान है उसके बारे में आपको बताना है। तो 1935 में एक कानून बनाया गया था। ठीक है, वो कानून क्या था उसके बारे में आपको बताना है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में ब्रिटिश शासन द्वारा एक विस्तृत जो है महत्वपूर्ण कानून बनाया गया था। कुछ उसमें नियम लगाए गए थे, जो नियम थे वो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख पाएंगे क्या क्या नियम थे। संघीय शासन व्यवस्था या फिर संघीय व्यवस्था की स्थापना, भारत सरकार को संरचना दी गई जिसमें ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों के भी शामिल करने की योजना बनाई गई। हालांकि रियासत थी वो उसे स्वीकार नहीं की इसे, जिससे संघीय योजना लागू नहीं हो सकी। ठीक है, इसके बाद यहाँ प्रांतीय स्वतंत्रता का मतलब ये है कि प्रांतीय राज्यों स्तर पर अधिक स्वतंत्रता दी गई और उन्हें ब्रिटिश गवर्नर के अधीन कर दिया गया। अलग अलग जगह पे गवर्नर नियुक्त किए गए, जैसे आपने नाम सुना होगा जो है लॉर्ड डलहौजी के बारे में। ठीक है, इस प्रकार से मंत्रियों की भी जो है भारतीय चुना गया, मंत्री जो थे वहाँ भारतीयों को चुना गया, और लेकिन गवर्नर के पास वीटो पावर दिया गया। वीटो पावर का मतलब होगा अधिकार जो था मेन वो उस गवर्नर के पास था। नेक्स्ट है द्वैध शासन समाप्ति हुई। द्वैध शासन का मतलब ये है कि जो लोग दो शासन व्यवस्था रखते थे, जैसे कि एक ही राज्य में दो सरकारें नहीं होंगी, इसका जो है शासन समाप्त किया गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अगला है पॉइंट यहाँ पे कि केंद्र में द्वैध शासन पुनः स्थापना की गई, यानी केंद्र में दो सरकारें होंगी। ठीक है, जिसमें गवर्नर जनरल और भारतीय मंत्रियों के भी कुछ शक्तियाँ दी गई। अगला है बर्मा यानी म्यांमार, भारत का अलग करना। बर्मा यानी जो भारत का पड़ोसी राज्य देश
देश है म्यांमार, उसे जो है 1935 में अलग कर दिया गया। नेक्स्ट है अल्पसंख्यकों के लिए जो है विशेष अधिकार भी दिया गया, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सबको। संविधान जो है इसका सभा का गठन किया गया, संविधान सभा बनाई गई, ठीक है। इस प्रकार से इसके बारे में आप लिख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर, उनकी विशेषताओं के बारे में बताइए। तो हड़प्पा जो सभ्यता है ये 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक माना जाता है। उसमें प्रमुख जो नगर हैं वो आप किस प्रकार से हैं, जैसे हड़प्पा आपका हो जाएगा, तो हड़प्पा पड़ता है पाकिस्तान में और ये सबसे पहला खोजा गया स्थल है। वहीं बात करें मोहनजोदड़ो, तो ये सिंध प्रांत पाकिस्तान में पड़ता है। इसमें इसे मृत्यु का टीला कहा जाता है। विशाल स्नानागार, ईंटों के पक्के मकान, ये सब यहाँ से मिले हुए हैं। वही बात करें लोथल का, तो लोथल जो है ये बंदरगाह के नाम से जाना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता में। और फिर उसके बाद कालीबंगा राजस्थान है, यहाँ पे जो है हल चलाने के लिए प्रमाण मिले, यानी हल के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। वही बात करें धौलावीरा को, धौलावीरा में जो है वहाँ पे जलाशय वगैरह मिले हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि विशेषताएं नगर योजना थी, ठीक है, व्यापार कृषि थी वहाँ पे, और लिपि जो थी अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। धार्मिक जीवन जो था वो पशुपति की मूर्ति और मातृ देवी की जो है पूजा के प्रमाण वहाँ से मिले हैं। तो कुछ ही विशेषता इस प्रकार से हो जाएंगे। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं कि पर्यावरण कारण हुआ होगा, जलवायु परिवर्तन हुआ होगा, ठीक है, आर्यों ने आक्रमण किया होगा, महामारी जैसी समस्याएं पैदा हुई होंगी, तो इस प्रकार से वो पतन हो गया। फिर जैन धर्म, बौद्ध धर्म के बारे में आप यहाँ से पूछ सकते हैं, इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, दोनों में अंतर पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आता है नेक्स्ट, भक्तियान सूफियानों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। 50 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि संविधान सभा का गठन, भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में बताना है। तो संविधान सभा का जो गठन है ये 1946 में इसकी स्थापना की गई थी और इसमें इसका गठन कैबिनेट मिशन 1946 के तहत किया गया और अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान के निर्माण में डॉक्टर भीमराव की भूमिका जो है अहम मानी जाती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कुछ विशेषताएं थी, तो विशेषताएं के बारे में चर्चा हम लोग कर चुके हैं। लिखित संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का माना जाता है। संघीय व्यवस्था बनाया गया, इसमें केंद्र और राज्य सरकार शक्तियां विभाजन किया गया है। कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं भारत में, ठीक है, जनता को। और फिर धर्मनिरपेक्ष माना जाता है कि नहीं, सभी धर्म जो है क्या है वो समान है, कोई धर्म सर्वश्रेष्ठ नहीं है। राज्य में जो है उनका संप्रभु होगा, लोकतंत्र की स्थापना की गई है, समाजवाद और न्याय की बात कही गई है, गणतंत्र की बात कही गई है। तो कुछ ऐसे पॉइंट है जो इसमें बताया गया है। ये 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आप तैयार कर लेते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। तैयार क्या करना है, एक बार फटाफट देखना है किस प्रकार से क्वेश्चन का उत्तर आप लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।